हेलो एवरीवन, वेलकम टू नेसो स्कूल। हमने पिछले लेक्चर में चैप्टर 2 फेडरलिज्म के एक्सरसाइजेस को सॉल्व करना शुरू किया था। पिछले पार्ट में हमने फर्स्ट 7 क्वेश्चंस को साथ मिलकर सॉल्व किया था और आज के इस पार्ट में हम रिमेनिंग 5 क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। हमारे आज के लेक्चर का नाम है फेडरलिज्म एक्सरसाइजेस पार्ट 2। तो देख लेते हैं इस लेक्चर के टॉपिक्स। जैसे मैंने आप सभी को बताया, हमारे आज के इस लेक्चर का टॉपिक होने वाला है फेडरलिज्म एक्सरसाइजेस, जहां पर हम रिमेनिंग 5 क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। ये क्वेश्चंस आपके चैप्टर में यहां से लेकर यहां तक दिए गए हैं। ये पांचों ही क्वेश्चंस एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस हैं, इसीलिए इनको सॉल्व करना आप सभी के लिए बहुत ज्यादा आसान होगा। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं और देख लेते हैं हमारा अगला क्वेश्चन, मतलब कि क्वेश्चन नंबर 8। यहाँ पर लिखा है, The distinguishing feature of a federal government is, मतलब यहाँ पर आपको 4 ऑप्शंस दिए गए हैं A, B, C, D, और आप सभी को बताना है कि इन चारों ऑप्शंस में से वो कौन सा एक ऑप्शन है जो कि फेडरल गवर्नमेंट का एक डिस्टिंग्विशिंग फीचर है, एक खास फीचर है, एक यूनिक फीचर है। मतलब इन चारों में से वो कौन सा एक ऑप्शन है जो कि एक फीचर है फेडरल गवर्नमेंट का। अब इस आंसर को ढूंढने के लिए सबसे पहले एक एक करके इन सभी ऑप्शंस को समझ लेते हैं। हमारा सबसे पहला ऑप्शन है ऑप्शन ए, जहां पर लिखा है नेशनल गवर्नमेंट गिव्स सम पावर्स टू द प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स। मतलब यहाँ लिखा गया है कि एक फेडरल गवर्नमेंट में जो नेशनल गवर्नमेंट होती है, मतलब जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, वो अपनी कुछ पावर्स को दे देती है प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स के हाथ में। मतलब यहाँ पर नेशनल गवर्नमेंट अपनी कुछ पावर्स को प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स को दे देती है। लेकिन क्या फेडरल गवर्नमेंट में ऐसा होता है? नहीं। एक फेडरल गवर्नमेंट में तो जो भी पावर्स नेशनल और प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स के पास होती है वो तो कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू उनको मिलती है। नेशनल गवर्नमेंट थोड़ी ना अपने में से कुछ पावर्स उनको देती है। जो भी पावर्स नेशनल गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर स्टेट और प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स के पास होती हैं, वो उन्हें कॉन्स्टिट्यूशन के जरिए मिलती है, संविधान के जरिए मिलती है। इसीलिए यहाँ पे जो ऑप्शन ए है वो बिल्कुल इनकरेक्ट है, क्योंकि ये एक फीचर नहीं है फेडरल गवर्नमेंट का। अब आगे बढ़ते हैं हमारे ऑप्शन बी के तरफ। यहाँ पर लिखा है पावर इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। मतलब कि एक फेडरल गवर्नमेंट में पावर को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, बांटा जाता है लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी के बीच में। हम सबने ये पढ़ा है कि जब हम पावर को लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी मतलब कि ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट के बीच में बांटते हैं तो उसे हम हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर कहते हैं। लेकिन एक फेडरल गवर्नमेंट में क्या होता है? फेडरल गवर्नमेंट में हम वर्टिकली पावर को शेयर करते हैं, मतलब कि डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट के बीच में पावर को शेयर करते हैं, ऑर्गन्स के बीच में नहीं। इसीलिए ऑप्शन बी भी यहाँ पे गलत है। ये भी एक फीचर नहीं है फेडरल गवर्नमेंट का। अब आगे बढ़ते हैं ऑप्शन सी के तरफ। यहाँ पर लिखा है इलेक्टेड ऑफिशियल्स एक्सरसाइज सुप्रीम पावर इन द गवर्नमेंट। मतलब कि जो भी हमारे चुने हुए ऑफिशियल्स होते हैं, जैसे कि हमारे लीडर्स, हमारे मिनिस्टर्स, इनके पास सुप्रीम पावर होती है, सबसे ज्यादा पावर होती है एक गवर्नमेंट में। अब ये भी एक गलत ऑप्शन है। ऐसा इसीलिए क्योंकि एक फेडरल गवर्नमेंट में सुप्रीम पावर नहीं होती है मिनिस्टर्स के पास, लीडर्स के पास, हमारे इलेक्टेड ऑफिशियल्स के पास। इसीलिए ये ऑप्शन भी यहाँ पर एक फीचर नहीं है फेडरल गवर्नमेंट का। अब हमारे पास बचता है एक आखिरी ऑप्शन, मतलब ऑप्शन डी। अब इसको भी एक बार पढ़ लेते हैं। गवर्नमेंटल पावर इज डिवाइडेड बिटवीन डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। अब आप सभी को ये समझ में आ गया होगा कि यहाँ पर करेक्ट आंसर हमारा क्या है। हम सभी ने बहुत अच्छे से ये पढ़ा है, ये समझा है कि एक फेडरल गवर्नमेंट में डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट के बीच में पावर को बांटा जाता है, पावर को शेयर किया जाता है। और यहाँ पर यही लिखा गया है कि एक फेडरल गवर्नमेंट में गवर्नमेंटल पावर को डिवाइड किया जाता है
डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट के बीच में। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या है? ऑप्शन डी, मतलब कि ये है हमारा एक फेडरल गवर्नमेंट का डिस्टिंग्विशिंग फीचर। तो क्वेश्चन नंबर 8 का करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन डी। इसी के साथ हमारा 8th क्वेश्चन यहीं पर खत्म होता है। अब आगे बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन 9 की तरफ। यहाँ पर लिखा है A few subjects in various lists of the Indian Constitution are given here. तो यहाँ पर लिखा है कि आप सभी के लिए कुछ सब्जेक्ट्स यहाँ पर दिए गए हैं जो कि हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के लिस्ट में दिए गए हैं। आप सभी को पता है कि हमारे संविधान में पावर्स को शेयर किया गया है सेंटर और स्टेट के बीच में थ्रू डिफरेंट काइंड्स ऑफ लिस्ट। मतलब डिफरेंट लिस्ट है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जिनके थ्रू पावर्स को शेयर किया गया है, बांटा गया है। ये लिस्ट कौन कौन सी है? यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट एंड रेसिड्यूरी लिस्ट। तो यहाँ पर उन्हीं लिस्ट में से कुछ सब्जेक्ट्स लिखे हैं। अब आगे क्या लिखा है? ग्रुप देम अंडर द यूनियन, स्टेट एंड कॉन्करेंट लिस्ट एज प्रोवाइडेड इन द टेबल बिलो। तो यहाँ पर आपको एक टेबल दिया गया है जिसमें यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट लिखा गया है, रेसिड्यूरी नहीं। यहाँ पे सिर्फ 3 लिस्ट के बारे में लिखा गया है। अब आपको क्या करना है? आपको यहाँ पर A to I जितने भी सब्जेक्ट्स दिए हैं इनको ग्रुप करना है। मतलब आपको ये बताना है कि इनमें से कौन सा सब्जेक्ट यूनियन लिस्ट में आता है, कौन सा सब्जेक्ट स्टेट लिस्ट में आता है और कौन सा सब्जेक्ट कॉन्करेंट लिस्ट में आता है। इसी तरीके से आपको उन सभी सब्जेक्ट्स को एक एक करके इन तीनों लिस्ट के सामने लिखना है। तो जो भी सब्जेक्ट्स यूनियन लिस्ट में आते हैं उनको आप यहाँ पर लिखेंगे, जो भी स्टेट लिस्ट में आते हैं उन्हें आप यहाँ पर लिखेंगे और इनमें से जो भी सब्जेक्ट्स कॉन्करेंट लिस्ट में आते हैं उन्हें आप कॉन्करेंट लिस्ट के सामने लिखेंगे। तो अब शुरू करते हैं और एक एक करके इन सब्जेक्ट्स को पढ़ लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे दिया है ए, डिफेंस। अब हम सभी जानते हैं कि डिफेंस एक नेशनल सिक्योरिटी का मैटर है। डिफेंस एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि हमारे देश के लिए जरूरी है और ऐसे जो भी सब्जेक्ट्स, जो भी मैटर्स हमारे देश के लिए जरूरी होते हैं, नेशनल इंपॉर्टेंस के होते हैं, उन्हें हम कहाँ लिखते हैं? यूनियन लिस्ट में लिखते हैं। क्यों? क्योंकि इन मैटर्स पर कौन लॉज बना सकता है? सिर्फ और सिर्फ हमारी यूनियन गवर्नमेंट। इसीलिए डिफेंस कहाँ पर आएगा? यूनियन लिस्ट के सामने आएगा। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं यूनियन लिस्ट के सामने ए। इसके बाद हमारा बी है पुलिस। अब जैसे कि डिफेंस नेशनल लेवल पर है, वैसे पुलिस किस लेवल पर होती है? स्टेट लेवल पर होती है। तो पुलिस का ऑप्शन यहाँ पर कहाँ पर आएगा? स्टेट लिस्ट के सामने आएगा, क्योंकि स्टेट लिस्ट में उन सब सब्जेक्ट्स के बारे में, मैटर्स के बारे में लिखा जाता है जो कि स्टेट के लिए जरूरी होते हैं, स्टेट लेवल के लिए जरूरी होते हैं, लोकल इंपॉर्टेंस के होते हैं। इसीलिए बी को हम कहाँ लिखेंगे? स्टेट लिस्ट के सामने लिखेंगे। तो यहाँ पे हमने लिख दिया बी। अब आगे बढ़ते हैं सी के तरफ। सी है एग्रीकल्चर। ये बहुत आसान है, हमने पढ़ रखा है कि एग्रीकल्चर भी स्टेट लिस्ट का ही एक पार्ट है, क्योंकि हर एक स्टेट का अपना खुद का एग्रीकल्चर होता है, उनकी डिफरेंट पॉलिसीज होती हैं, डिफरेंट लॉज होते हैं। इसीलिए एग्रीकल्चर भी कहाँ आएगा? स्टेट लिस्ट में आएगा। तो यहाँ पर हम बी के साथ लिख देते हैं सी। अब इसके बाद डी है एजुकेशन। अब हमने ये पढ़ रखा है कि एजुकेशन एक ऐसा सब्जेक्ट है, एक ऐसा मैटर है जो पूरे देश के लिए भी जरूरी होता है, मतलब सेंट्रल लेवल पर भी जरूरी होता है, साथ ही साथ ये स्टेट्स के लिए भी जरूरी होता है। और ऐसे सभी सब्जेक्ट्स, ऐसे सभी मैटर्स जो कि देश के लिए भी जरूरी होते हैं, स्टेट्स के लिए भी जरूरी होते हैं, उन्हें हम कहाँ लिखते हैं? कॉन्करेंट लिस्ट में लिखते हैं, क्योंकि इन सभी मैटर्स पर, सब्जेक्ट्स पर हमारी केंद्रीय सरकार भी लॉज बना सकती है और हमारी राज्य सरकारें भी लॉज बना सकती हैं। तो एजुकेशन कहाँ पर आ जाएगा? कॉन्करेंट लिस्ट के सामने। तो यहाँ लिख देते हैं हम डी। इसके बाद अगला है ई, बैंकिंग। अब बैंकिंग के लिए हमें यूनिफॉर्म लॉज की जरूरत होती है, करेक्ट, हमने पढ़ रखा है। तो बैंकिंग कहाँ पर आएगा? हमारी यूनियन लिस्ट के सामने। तो यहाँ पर ए के आगे हम लिख देते हैं ई। आगे बढ़ते हैं एफ के तरफ। एफ है हमारा फॉरेस्ट।
अब फॉरेस्ट एक ऐसा सब्जेक्ट है जो सिर्फ हमारे यूनियन के लिए जरूरी नहीं है लेकिन स्टेट्स के लिए भी जरूरी है। तो ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जो देश के लिए भी जरूरी है, स्टेट्स के लिए भी जरूरी है। तो ये कहाँ पर आना चाहिए? हमारी कॉन्करेंट लिस्ट के सामने। तो यहाँ पर हम लिख देंगे डी के आगे एफ। अब आगे बढ़ते हैं जी के तरफ। जी में हमारा सब्जेक्ट है कम्युनिकेशंस। अब कम्युनिकेशंस कहाँ पर आएगा? यूनियन लिस्ट के सामने आएगा क्योंकि कम्युनिकेशंस पूरे देश के लिए जरूरी होता है। तो यूनियन लिस्ट के सामने हम लिख देंगे जी। इसके बाद हमारा अगला है एच, ट्रेड। अब ट्रेड कहां पर आना चाहिए? यूनियन लिस्ट में, स्टेट लिस्ट में या कॉन्करेंट लिस्ट में? सोचिए। हम सबने पढ़ रखा है कि ट्रेड एंड कॉमर्स कहां पर आता है? ट्रेड एंड कॉमर्स आता है स्टेट लिस्ट में क्योंकि ये एक स्टेट से रिलेटेड इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। इसीलिए एच को हम लिख देंगे यहाँ पे स्टेट लिस्ट के सामने। अब हमारा आखिरी यहाँ पर सब्जेक्ट दिया गया है आई, मैरिजेस। अब मैरिजेस से रिलेटेड लॉज कौन बना सकता है? यूनियन गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या दोनों? सोचिए। हमने पढ़ा है कि मैरिज से रिलेटेड मैटर्स हमारे कहाँ पर दिए गए हैं? इस मैटर के बारे में, इस सब्जेक्ट के बारे में दिया गया है कॉन्करेंट लिस्ट में। तो आई आ जाएगा हमारा कॉन्करेंट लिस्ट के सामने। तो यूनियन लिस्ट में आता है हमारा डिफेंस, हमारा बैंकिंग एंड कम्युनिकेशंस। स्टेट लिस्ट में आते हैं हमारे पुलिस, एग्रीकल्चर एंड ट्रेड। और कॉन्करेंट लिस्ट में आता है हमारा एजुकेशन, फॉरेस्ट एंड मैरिजेस। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन 9 यहीं पर खत्म होता है। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पर लिखा है, Examine the following pairs that give the level of government in India and the powers of the government at that level to make laws on the subjects mentioned against each. Which of the following pairs is not correctly matched? अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है, थोड़ा सा ट्रिकी लग सकता है, कंफ्यूजिंग लग सकता है, लेकिन ये बहुत ज्यादा आसान है, इजी है। यहाँ पर एक टेबल दिया गया है और इस टेबल में 2 कॉलम्स हैं। सबसे पहले कॉलम में दिए गए हैं लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट, मतलब हमारे देश में जो डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट है, यूनियन गवर्नमेंट या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट, उसके बाद स्टेट गवर्नमेंट्स एंड देन लोकल गवर्नमेंट्स। इन तीनों गवर्नमेंट्स के बारे में यहाँ पर दिया गया है। दूसरे कॉलम में क्या है? दूसरे कॉलम में लिस्ट हैं जिनके बारे में हमने पिछले क्वेश्चन में भी समझा है। इन लिस्ट में कौन से मैटर्स होते हैं, कौन से सब्जेक्ट होते हैं? वो सब्जेक्ट्स होते हैं, वो मैटर्स होते हैं जिन पे डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट्स लॉज बना सकती हैं, कानून बना सकती हैं। तो यहाँ पर एक तरफ आपको लेवल ऑफ गवर्नमेंट्स दिए गए हैं, दूसरे तरफ लिस्ट दी गई है, मतलब कि पावर्स दी गई हैं। इनका एक एक पेयर है, मतलब यहाँ पे टोटल 4 पेयर हैं। अब आपको बताना है कि इन चारों पेयर्स में से कौन सा पेयर जो है वो इनकरेक्ट है, मतलब वो सही पेयर नहीं है। मतलब अगर यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट के सामने स्टेट लिस्ट लिखा गया है तो क्या ये पेयर करेक्ट है या ये इनकरेक्ट है, ये आप सभी को बताना है। अब समझ आ गया? तो शुरू करते हैं और एक एक करके इन चारों पेयर्स को समझ लेते हैं। सबसे पहला पेयर है हमारा, जैसे मैंने अभी आपको बताया, स्टेट गवर्नमेंट स्टेट लिस्ट। तो क्या स्टेट गवर्नमेंट स्टेट लिस्ट के अंदर दिए गए मैटर्स के ऊपर, सब्जेक्ट्स के ऊपर लॉज बना सकती है? बिल्कुल बना सकती है। तो ये पेयर हमारा करेक्ट है, तो हम टिक कर देंगे। इसके बाद है सेंट्रल गवर्नमेंट यूनियन लिस्ट। तो क्या यूनियन लिस्ट में दिए गए सब्जेक्ट्स के ऊपर हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट लॉज बना सकती है? बिल्कुल बना सकती है। तो हमारा ये पेयर भी करेक्ट है, इसे भी टिक कर देते हैं। नेक्स्ट है सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट्स कॉन्करेंट लिस्ट। तो क्या कॉन्करेंट लिस्ट में दिए गए मैटर्स के ऊपर, सब्जेक्ट्स के ऊपर सेंटर और स्टेट दोनों लॉज बना सकती हैं? बिल्कुल बना सकती हैं। तो हमारा सी भी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है। अब बढ़ते हैं आखिरी पेयर के तरफ, डी के तरफ। यहाँ पर लिखा है लोकल गवर्नमेंट्स रेसिड्यूरी पावर्स। अब आप बताइए कि क्या रेसिड्यूरी लिस्ट में दिए गए सब्जेक्ट्स के ऊपर हमारी लोकल गवर्नमेंट्स कोई भी कानून बना सकती है? नहीं बना सकती, क्योंकि लोकल गवर्नमेंट्स की पावर्स के बारे में कहाँ लिखा गया है?
11th एंड 12th शेड्यूल में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। दूसरी बात, हमारी जो भी लोकल गवर्नमेंट है वो कोई भी लॉ नहीं बना सकती है, उनके पास लेजिस्लेटिव पावर्स नहीं होती है। दूसरी ही तरफ अगर हम बात करें रेसिड्यूरी पावर्स की, तो रेसिड्यूरी पावर्स का मतलब है कि जो भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में रेसिड्यूरी लिस्ट दी गई है जिसमें डिफरेंट सब्जेक्ट्स हैं, डिफरेंट मैटर्स है, उन मैटर्स के ऊपर कौन लॉज बना सकता है, कौन कानून बना सकता है? हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट, यूनियन गवर्नमेंट। सिर्फ उन्हीं के पास रेसिड्यूरी पावर्स है, मतलब सिर्फ वो रेसिड्यूरी लिस्ट में दिए गए सब्जेक्ट्स के ऊपर, मैटर्स के ऊपर लॉज को बना सकते हैं, फ्रेम कर सकते हैं। इसीलिए हमारा ये जो आखिरी पेयर दिया गया है वो इनकरेक्ट है, वो गलत है। तो यहाँ पर हमें क्या सिलेक्ट करना था? उस पेयर को हमें चूज करना था, पहचानना था जो कि करेक्टली मैच्ड नहीं है। तो हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन डी, लोकल गवर्नमेंट्स, रेसिड्यूरी पावर्स। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन 10 भी यहीं पर खत्म होता है। अब आगे बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ, मतलब क्वेश्चन 11। यहाँ पर दिया गया है, मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड्स गिवन बिलो द लिस्ट। ये बहुत ही आसान सवाल है क्योंकि ये एक मैचिंग का क्वेश्चन है। यहाँ पर आपको मैच करना है और ये बहुत ही ज्यादा इजी है। यहाँ पर 2 कॉलम्स दिए गए हैं। सबसे पहला कॉलम है लिस्ट 1 का और सेकंड कॉलम है लिस्ट 2 का। लिस्ट 1 के नीचे आपको डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट के नाम दिखेंगे। सबसे पहले है यूनियन गवर्नमेंट, उसके बाद स्टेट गवर्नमेंट, उसके बाद है हमारी अर्बन लोकल गवर्नमेंट और लास्ट है रूरल लोकल गवर्नमेंट। उसके बाद लिस्ट 2 में आपको हेड्स के नाम दिए गए हैं, मतलब ये जो डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट है इनको हेड कौन करता है, उनके नाम यहाँ पर आपको दिए गए हैं। और आपको लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मैच करना है, मतलब आपको बताना है कि कौन से लेवल ऑफ गवर्नमेंट का हेड कौन होता है। ठीक है, तो सबसे पहले शुरू करते हैं लिस्ट 1 के साथ, ऑप्शन 1 के साथ, जो कि दिया गया है यूनियन ऑफ इंडिया। तो यूनियन ऑफ इंडिया का हेड कौन होता है? बहुत आसान है, कौन होता है? प्राइम मिनिस्टर, सरपंच, गवर्नर या फिर मेयर? बहुत इजी है, इसका करेक्ट आंसर है ए, प्राइम मिनिस्टर। हमारे जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं वो हेड होते हैं यूनियन ऑफ इंडिया के। उसके बाद सेकंड है स्टेट। स्टेट के हेड को हम क्या कहते हैं? सरपंच, गवर्नर या फिर मेयर? बहुत इजी है, स्टेट के हेड को हम कहते हैं गवर्नर, मतलब कि सही आंसर है सी। इसके बाद नेक्स्ट है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। हमने पढ़ रखा है कि म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के हेड को हम क्या कहते हैं? म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के हेड को हम कहते हैं मेयर। तो करेक्ट आंसर क्या है? डी। इसके बाद लास्ट है ग्राम पंचायत, जो बहुत ज्यादा आसान भी है, हमने ये भी पढ़ा है। ग्राम पंचायत के हेड को हम कहते हैं सरपंच। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या है? बी, सरपंच। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर्स क्या है? फर्स्ट का करेक्ट आंसर है ए, प्राइम मिनिस्टर। सेकंड का करेक्ट आंसर है सी, गवर्नर। थर्ड का करेक्ट आंसर है डी, मेयर। एंड फोर्थ का करेक्ट आंसर है बी, सरपंच। तो आपके बुक में दिए गए ऑप्शंस को एक बार देख लेते हैं और अपना करेक्ट आंसर चूज कर लेते हैं। यहाँ पर करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन सी, जहां पर 1 का आंसर ए है, 2 का आंसर सी है, 3 का आंसर डी है और 4 का आंसर बी है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है? करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन सी। तो ये बहुत आसान था, राइट? इसी के साथ हमारा 11th क्वेश्चन भी यहीं पर खत्म होता है। अब आगे बढ़ते हैं हमारे आखिरी क्वेश्चन के तरफ, मतलब क्वेश्चन नंबर 12। यहाँ पर लिखा है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। आपको क्या करना है? आपको बताना है विच ऑफ द स्टेटमेंट्स गिवन अबव आर करेक्ट। मतलब आपको यहाँ पर ए, बी, सी, डी 4 स्टेटमेंट्स दी गई हैं और आपको बताना है कि इन चारों स्टेटमेंट्स में से कौन कौन सी स्टेटमेंट्स सही है। कोई एक नहीं, यहाँ पे एक से ज्यादा स्टेटमेंट्स भी सही हो सकती हैं। आपको बताना है कौन सी स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं। तो एक एक करके स्टेटमेंट्स को रीड कर लेते हैं और समझ लेते हैं। सबसे पहले है हमारा ए स्टेटमेंट। यहाँ पर लिखा है, इन अ फेडरेशन
The powers of the federal and provincial governments are clearly demarcated. मतलब कि एक फेडरेशन में जो पावर्स होती है फेडरल गवर्नमेंट की और प्रोविंशियल गवर्नमेंट की, वो क्लियरली डिमार्केटेड होती हैं, क्लियरली एक तरीके से उनको बांटा जाता है, डिवाइड किया जाता है, सीमांकित किया जाता है। मतलब यहाँ पर क्या होता है, जो भी पावर्स फेडरल गवर्नमेंट की है, जो भी पावर्स प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स की हैं, वो सेपरेटेड होती है, उनको प्रॉपरली डिवाइड किया जाता है। एक बाउंड्री होती है कि इतनी पावर सेंट्रल गवर्नमेंट की है, इतनी पावर प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स की है। तो क्या ये स्टेटमेंट सही है? जी हाँ, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, क्योंकि एक फेडरेशन में जो भी पावर्स होती है फेडरल और प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स की, वो क्लियरली डिफाइंड होती हैं, सेपरेटेड होती हैं। तो इसीलिए स्टेटमेंट ए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। अब आगे बढ़ते हैं स्टेटमेंट बी के तरफ। यहाँ लिखा है, इंडिया इज अ फेडरेशन बिकॉज द पावर्स ऑफ द यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट्स आर स्पेसिफाइड इन द कॉन्स्टिट्यूशन and they have exclusive jurisdiction on their respective subjects। मतलब यहाँ पर लिखा है कि इंडिया एक फेडरेशन है, और वो इसीलिए फेडरेशन है क्योंकि हमारे देश में जो भी यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट्स की पावर्स हैं, वो क्लियरली लिखी गई हैं, स्पेसिफाई की गई हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, हमारे संविधान में। और यहाँ पर हमारी यूनियन गवर्नमेंट के पास, स्टेट गवर्नमेंट्स के पास खुद की जुरिस्डिक्शन होती है, खुद के सब्जेक्ट्स होते हैं, खुद की पावर्स होती हैं। तो क्या ये स्टेटमेंट सही है? हमने पढ़ा है और हमें पता है कि ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है, बिल्कुल सही है, क्योंकि इंडिया एक फेडरेशन इसीलिए है क्योंकि हमारे देश में पावर्स को प्रॉपरली सेपरेट किया गया है और उनके बारे में स्पेसिफाई भी किया गया है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। तो स्टेटमेंट बी भी यहाँ पर करेक्ट है। अब बढ़ते हैं सी के तरफ। यहाँ लिखा है, श्रीलंका इज अ फेडरेशन बिकॉज द कंट्री इज डिवाइडेड इनटू प्रोविंसेस। यहाँ पर लिखा है कि श्रीलंका एक फेडरेशन है क्योंकि श्रीलंका को डिवाइड किया गया है, बांटा गया है डिफरेंट प्रोविंसेस में। क्या ये स्टेटमेंट सही है या गलत? हम सब इसका जवाब जानते हैं क्योंकि हमने केस स्टडी पढ़ा है श्रीलंका का। हम ये जानते हैं कि श्रीलंका एक फेडरेशन बिल्कुल भी नहीं है। तो ये जो यहाँ तक का लाइन है, स्टेटमेंट है, वो गलत है। अब इसके बाद लिखा है, बिकॉज द कंट्री इज डिवाइडेड इनटू प्रोविंसेस, कि श्रीलंका सिर्फ इसीलिए फेडरेशन है क्योंकि वहां पर उस देश को हमने डिफरेंट प्रोविंसेस में डिवाइड किया है। तो क्या फेडरलिज्म में हम प्रोविंसेस को डिवाइड करते हैं और इसीलिए उस देश को हम फेडरल देश कहते हैं? नहीं, फेडरल देश हम उस देश को कहते हैं जहां पर डिफरेंट प्रोविंसेस है, लेकिन उन डिफरेंट प्रोविंसेस के पास खुद की पावर्स भी हैं, वो इंडिपेंडेंट है, उनकी खुद की सरकारें हैं जो उनको गवर्न कर रही हैं। सिर्फ इसीलिए वो फेडरेशन नहीं होती है क्योंकि उनको हमने डिफरेंट राज्यों में या डिफरेंट प्रोविंसेस में डिवाइड किया है। उसे फेडरेशन क्यों बोलते हैं? क्योंकि उन डिफरेंट प्रोविंसेस के पास खुद की पावर्स होती हैं। इसीलिए ये जो स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट सी, ये बिल्कुल गलत है, रॉन्ग है। अब आगे बढ़ते हैं आखिरी स्टेटमेंट के तरफ, स्टेटमेंट डी। यहाँ पर लिखा है, इंडिया इज नो लॉन्गर अ फेडरेशन बिकॉज सम पावर्स ऑफ द स्टेट्स हैव बीन डिवॉल्व्ड टू द लोकल गवर्नमेंट बॉडीज। मतलब यहाँ लिखा है कि इंडिया अब एक फेडरेशन नहीं है क्योंकि इंडिया में हमने स्टेट्स की पावर्स को डिवॉल्व कर दिया है टू द लोकल गवर्नमेंट बॉडीज। मतलब हमने स्टेट की पावर्स को उनसे लेकर किसको दे दिया है? लोकल गवर्नमेंट बॉडीज को दे दिया है, उनकी पावर्स को हमने रिड्यूस कर दिया है। इसीलिए इंडिया अब एक फेडरेशन नहीं है। क्या ये स्टेटमेंट सही है? ये स्टेटमेंट बिल्कुल इनकरेक्ट है, गलत है, क्योंकि सबसे पहली बात, इंडिया आज भी एक फेडरेशन है, और दूसरी बात ये कि इंडिया में जब हमने पावर्स को स्टेट से लेकर लोकल गवर्नमेंट बॉडीज में बांटा, उनको दिया, तो हमने फेडरलिज्म के प्रिंसिपल को फॉलो किया। क्यों? क्योंकि हमने डिसेंट्रलाइजेशन किया, हमने पावर को डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट में बांटा। इसीलिए ये हमारा आखिरी स्टेटमेंट, स्टेटमेंट डी, भी गलत है। तो यहाँ पर हमारी करेक्ट स्टेटमेंट्स कौन कौन सी हैं? ए एंड बी। और इनकरेक्ट कौन सी है? सी एंड डी। और इस सवाल में हमसे क्या पूछा गया था? हमसे पूछा गया था कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट्स करेक्ट है।
तो सही जवाब क्या है? A and B। तो एक बार आपकी बुक में दिए गए ऑप्शंस को देख लेते हैं। तो यहाँ पर A and B कहाँ पर दिया है? यहाँ पर दिया है। तो करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन सी, A and B ओनली। तो क्वेश्चन 12 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। इसी के साथ हमारा ये आखिरी सवाल भी यहीं पर खत्म होता है। तो बस इसी के साथ हमारा ये टॉपिक फेडरलिज्म एक्सरसाइजेज यहीं पर खत्म होता है। हमने इस लेक्चर के साथ चैप्टर 2 फेडरलिज्म के सभी क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया है और हमारा चैप्टर भी यहीं पर खत्म होता है। मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी को ये चैप्टर पढ़ने में बहुत मजा आया होगा, सारे टॉपिक्स भी आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे और ये एक्सरसाइजेस सॉल्व करना भी आपके लिए बहुत ज्यादा आसान रहा होगा। अब मैं मिलूंगी आपसे अगले लेक्चर में जहां पर हम चैप्टर 3 की शुरुआत करेंगे, जेंडर, रिलीजन एंड कास्ट। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।